नमस्कार दोस्तों, हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के जो 15 फरवरी का एग्ज़ाम होगा हिंदी का, उसके लिए बिहार बोर्ड 10th हिंदी वायरल क्वेश्चन 2024 को लेकर आए हैं आप लोग के बीच। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी, 21 खंड में। कितने खंड में हुआ था? 21 खंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भीमराव अंबेडकर के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रचनात्मक व्यक्ति जो कि भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए करा काम तो अगला क्वेश्चन है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोफर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। किसने कहा था? सोफर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने लपककर मदन के हाथों से उठा लिया? यानी किसने लपककर मदन के हाथों से उठा लिया? तो इसका सही आंसर होगा गिरधर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, क्योंकि जब खोखा को इसने मदन ने मारा था तो गिरधर बहुत खुश हुआ था। इसलिए खुश हुआ कि गिरधर जो कि एक गरीब परिवार से था, जो कि खोखा को 2 दांत तोड़ दिया था, मदन पीटा था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? यानी कि पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुल्ली डंडा खेल रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुल्ली डंडा खेल रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। क्या हो जाएगा? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर ने। किसने करवाया था? मैक्स मूलर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैक्स मूलर के अनुसार उसने जहां प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो होता है देव विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्या हो जाएगा? देव विज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, जो कि ये 15 फरवरी के एग्जाम में जरूर पूछेगा। ये कि VVI वायरल क्वेश्चन है, तो इसे जरूर देखें। जो भी स्टूडेंट है जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चारू चंद्रलेख किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो भी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। कहता है गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? छोटे या टेढ़े मेढ़े या बड़े बड़े, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े बड़े रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए। कहता है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा था? तो लेखक के
एक पुत्र ने पूछा था, यानी कि उनके पुत्र, लेखक के पुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कर रहा है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, क्योंकि कह रहा है पुराने का मोह सब समय वंचित नहीं होता है। तो ये पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं इस कहानी से है। अगला क्वेश्चन कहता है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि कोंकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदी नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? नंदी नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि दंत दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कृष्ण प्रथम बैठा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। किसने बैठा था? तो कृष्ण प्रथम बैठा था। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये VVI प्रश्न है, ये अच्छी तरह से सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? तो बहादुर के गले में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? सुखजीवी नामक उपन्यास अमरकांत ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। हम केवल आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए हम केवल क्वेश्चन के बाद हम आंसर ही बता रहे हैं। आप लोग भी जरूर देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से 1 से 2 बार देखिएगा ताकि याद हो जाए। यही क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का जो पिताजी था कहाँ मारा गया था? तो ये मारा गया था युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? हिदायत शब्द का अर्थ होता है चेतावनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? चेतावनी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांत का संकलन नहीं है, वह सिद्धांत की परंपरा का क्या है? यानी संकलन नहीं है तो क्या है? तो इसका सही आंसर है मूर्त ज्ञान है, यानी कि मूर्ति का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कहता है कि रोन नदी के दूसरे ओर एवेन्यू का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है विंडवल लॉ एवेन्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, सहने शब्द का अर्थ क्या होगा? सहने शब्द का अर्थ क्या होगा? तो यह होगा सुशीर वाधो में शाह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाओं में एक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ में। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, 25 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सनन कथेलुगु को किस वर्ष पुरस्कृत किया, यानी कि
पुरस्कार दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1968 में, 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है कि तुम्हारा क्या है, माँ तुम्हारे पास गया, बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था। तो इसका सही आंसर होगा मगम्मा का बेटा कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। किसको कहा था? अपने बहन के बारे में, सॉरी अपने बहन ने माँ के बारे में बोला था, मगम्मा। अगला क्वेश्चन कहता है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सात कोरी होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में से कहता है लक्ष्मी किसके घर काम करती थी। तो तहसीलदार के घर काम करती थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तहसीलदार के घर काम करती थी लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का क्या क्या नाम था। तो उसका नाम था गुणनिधि। इनके पुत्र का नाम था अच्युत, बड़का का अच्युत, छोटका का केशव। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत और छोटे का केशव, और जो पड़ोसी का पढ़ाकू लड़का था उसका नाम गुणनिधि था। यही गुणनिधि के बारे में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है माँ शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो इसका नाम है ईश्वर पेटलिकर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, यानी कि गौशाला की उपमा देते थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, क्योंकि गायों की तरह उसे मतलब भर दिया जाता है अस्पतालों में, उसे कौन खाना खिलाएगा, कौन ध्यान रखेगा, इसकी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए इसको माँ गौशाला की उपमा दी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि पाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टेथोस्कोप से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टेथोस्कोप से, जो कि ये है एक आंख जांच करने वाला मशीन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा था। तो ये नारायण की पत्नी भावरी ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार के नाम क्या है। तो राम नाम बिनु जगी जन्मा रचनाकार के शीर्षक का नाम है गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ऐनी शब्द का अर्थ क्या होता है। ऐनी शब्द का अर्थ होता है गृह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब, यानी कि विष के समान, तो राम नाम बिना क्या होता है, वाणी विष के समान हो जाता है। जिस काम में राम का नाम नहीं होगा वो काम क्या हो जाएगा, या वो शब्द विष के समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि मोह मन मानिक ले गयो चितो चोर नंद यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, यानी कि यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम आईनी श्री राधिका से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रेम आईनी श्री राधिका से। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कहता है स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम है बद्री नारायण चौधरी, यानी कि प्रेमघन जिसको कहते हैं बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? तो इसकी रचना है यानी कि जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब इसी प्रकार देखिए, कहता है स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमित्रानंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले में रहने वाले थे? सुमित्रानंदन जो पंत थे वो उत्तरांचल के किस जिला में रहने वाले थे? तो बागेश्वर जिला में रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है भारत शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो ये ग्राम्य होगा यानी कि गांव से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुई, तो ये उर्वशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बोल रहे हैं ये पंक्ति कि देवता कहीं भी मिल सकती है, कहीं कोई काम करते हुए खेतों में खलिहानों में, तो यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है ये बता रहा है। तो ये पंक्ति जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। किसे लिया गया? जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भगवान हर जगह काम करते घूमते फिरते, यह पंक्ति जनतंत्र का जन्म से है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे की कविता कौन है? तो इसका हो जाएगा लौट कर आऊंगा फिर। 45 नंबर का नहीं सॉरी हिरोशिमा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे कविता जो कि हिरोशिमा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है? कुंवर नारायण किस विधा है? तो काव्य संग्रह विधा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति हमारी नींद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, यानी कि इसकी नींद होते ही कुछ इंच पेड़ बढ़ जाता है, तो हमारी नींद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। इनके पिता का क्या नाम है? श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुष्टुप किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा अनामिका का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा डॉ के डॉ को क्या समझते थे? तो माँ समझते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि झा पालक साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के किस कविता के संकलन से लिया गया है? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी लाइफ एंड सोग्स, यानी कि जिंदगी और शोक जिसको उदास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह पंक्ति मेरे बिना तुम प्रभु के कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं
और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है रेनर मारिया रिल्के के माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, सोफिया नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, यानी कि रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम सोफिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है और जो बाकी बच गया वो व्यंजन की संख्या हो गया, इसलिए इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में द्विगुण व्यंजन कौन है? तो ये रॉ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, बड़ी रॉ है, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? यानी कि योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे अनुस्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है त्व का उच्चारण शब्द स्थान क्या है? यानी कि त्व जो का उच्चारण स्थान होगा दंत से होगा, तो आप बोलकर देखिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है निम्न में कौन अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण कौन है? तो इसका सही आंसर देगा तो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो जो कि अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो यह युग्मक ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है श्यान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा से जोड़ अन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा और अंत तक वीडियो के जरूर बने रहिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्योत्सना अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि ज्योत्सना होता है, आधा जो होता है यो तो सना। अगला देखिए कहता है कि निम्नलिखित में अल्प विराम चिन्ह कौन है? अल्प विराम का मतलब होता है छोटा सा, जिसको कोमा हम कहते हैं। अल्प विराम इसको ठहरने कहते हैं, रुकने के लिए। अब पूर्ण विराम तो ये होता है, अल्प विराम को कोमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि को हम बता चुके हैं 5 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, क्योंकि पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो ये हो जाएगा हिमालय जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्यों होगा? तो ये ट्रिक पर भी हम बता चुके हैं। अगर जिस व्यक्ति या बच्चे को नहीं याद है तो पिछला वीडियो जरूर देख लें, हम ट्रिक पर बता चुके हैं जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में हम क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। जिसका जो बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, ये सब हो गए। अब कहता है नाखून कौन सा शब्द है? यानी कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग है। नहीं कहते नाखून बढ़ता है, कभी कहा है कि नाखून बढ़ती है? नाखून बढ़ता है, इसलिए ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन तत्सम शब्द है? यानी कि तत्सम शब्द कौन है? तो इसका सही आंसर देगा ओष्ठ। ओष्ठ जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ओष्ठ जो कि तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो गया प्रियतमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधुओं की संगति में से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? तो 71 का सही आंसर देगा
करण कारक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में 11 सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। यानी कि व्यापार यानी कर्ता पर पड़े तो वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। इसमें है मैं घड़ा भरता हूँ, किस क्रिया का उदाहरण? तो ये सकर्मक क्रिया का, क्योंकि जो खुद काम कर रहा है, खुद जब काम करेगा तो सकर्मक क्रिया, जब दूसरे पर कर्ता पर काम पड़ेगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द को कितने भेद में बांटा गया? तो ये 4 भेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द को 4 भेद, पहला होगा तत्सम, दूसरा तत्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। ये 4 भेद है शब्द के। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है घोटक शब्द क्या है? यानी कि घोटक तत्भव शब्द है या तत्सम या देशज या विदेशज है, तो क्या शब्द है? तो ये होगा तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, कहता है एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम, यानी कि शब्द जोड़ा जाता है तो हम समास कहेंगे, सॉरी प्रत्यय कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में अंत में जोड़ा जाएगा तो प्रत्यय कहेंगे, और शुरू में जोड़ा जाएगा तो उपसर्ग कहेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ गलत दिया हुआ है, यहाँ समास दिया हुआ है, वो गलत है। अब कहता है निम्न में से कौन देशज शब्द है? देशज कौन है? आग है, फूल है, चिड़िया है, चतुर्दश है। तो ये क्या आ जाएगा? अपन देश की भाषा क्या है? तो ये हो जाएगा चिड़िया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला देखिए, कहता है उपनिवेश शब्द में उपसर्ग कौन है? उप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। उपनिवेश शब्द में उप जोड़ निवेश होता है। क्या होता है? उप जोड़ निवेश, निवेश होगा। उपनिवेश में क्या आया? तो यही ना उप आया, उप को ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बोली शब्द का प्रत्यय क्या होगा? बोली शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो ई हो जाएगा, बोली। ई अंतिम में तो ई ना आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निश्चय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये निश्चित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिदिन में कौन सा समास है? यानी कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास आ जाएगा। ये जैसे प्रतिदिन, प्रति माह, यानी कि लगभग लगातार कोई काम का बोध हो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ निंदा करना, यानी कि बेकार की बातें करना। ऑप्शन नंबर सही, यानी कि व्यर्थ में उसकी निंदा, जिसको हम बुराई कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? सुलभ माने क्या था? सुलो, जिसको आसान कहते हैं। तो इसका विलोम उल्टा क्या हो जाएगा? तो दुर्लभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्योंकि सुलभ मतलब क्या आता है? धीरे, तो उसका तेज हो जाएगा, यानी कि सुलभ का
दुर्लभ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा त्राग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर त्राग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? यानी कि अशुद्ध शब्द कौन है? तो ये उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल में होता है उ, आधा ज, पूरी ज, वो और ल होता है। उज्ज्वल इस प्रकार लिखा था, जिसमें ये गलत दिया हुआ है, अशुद्ध शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वाक्य व शुद्ध है? तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने जल्दी घर जाना था। यानी कि ये ना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको शुद्ध कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा कि उसे जल्दी घर जाना था। उसे यानी कि उसने नहीं, उसे जल्दी घर जाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो इसका हो जाएगा उत्जोर योग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर उत्जोर योग। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है स्व का उच्चारण चिन्ह किस स्पर्श करता है? स्व जब हम उच्चारण करते हैं तो किसका स्पर्श करता है? तो दंत का करता है, दांत का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, कहता है मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका सही आंसर का मेहतरानी। मेहतरानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। बहुत सारे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग के लिए कहा जाता है या पहचानने के लिए बताएगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये सबको ध्यान में रखते हुए जाइएगा एग्जाम देने के लिए। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन जरूर एक बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आंधी पीसे कुत्ता खाए लोगोकित का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है मूर्ख की कमाई दूसरा खाता है। मुहावरे का एक मानिए एक अर्थ है, कहता है आंधी पीसे कुत्ता खाए लोगोकित का अर्थ क्या होता है? यानी कि आंधी पीसे कुत्ता खाए, तो इसका अर्थ होता है मूर्ख की कमाई दूसरे लोग खा रहे हैं, यानी कि दूसरा उसका खा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है यह कोई नया काम नहीं, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? मोहन खाता है यह किस कारक का उदाहरण है? यह कर्ता कारक का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चादर शब्द का लिंग क्या होगा? यानी कि चादर जो शब्द है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? तो स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो चौ का जो उच्चारण स्थान होगा वो तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है ओ आ हर्षई ओ और ई उ री में स्वर कौन है? तो इसका सही होगा हर स्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। जो कि ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आज शाम लाइव है, तो ध्यान रखिएगा, लाइव जरूर जुड़िएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ईश्वर से आपकी कामना है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।